समझा? ठीक है, और इसी को बोलते हैं बेटा हेनरीज लॉ, इसी को बोलते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ, कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड। ठीक है, अच्छा अब इसी को कैसे लिख सकता हूं मैं, बहुत ध्यान समझिएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to partial pressure of same gas, partial pressure of same gas above the liquid, above the liquid। अब इसी को हेनरीज ने पलट के लिख दिया। क्या? हेनरी ने इसी को पलट के लिख दिया क्या, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रपोज। देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को किससे दिखाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, इसी को सॉल्युबिलिटी हम बोलेंगे। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। कायदे से बोलूं तो हेनरीज ने ये बोला था, हेनरीज का एक्सपेरिमेंट ये था, मतलब इसी चीज को पलट के लिख दिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द लिक्विड, देखो ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड, ये क्या है? पार्शियल pressure of gas above the liquid, above the liquid, partial pressure of gas। हाँ बेटा टेम्परेचर टेम्परेचर, भाई आपको टेम्परेचर अलग बता दिया बेटा आपने। हाँ यहाँ पे आप मान के चलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड, और ये क्या है भैया? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को मोल फ्रैक्शन से, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसका मतलब भैया दिमाग लगाओ, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है वही तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है ना। अब चलो यहां से देखो, यहां से और अच्छी फील आएगी। इसका मतलब अगर किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन, जिस गैस का मोल फ्रैक्शन, तुमको क्या लिखा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, जिस गैस का मोल फ्रैक्शन तुमको लिक्विड के अंदर ज्यादा दिख रहा होगा, इसका मतलब उसी गैस का पार्शियल प्रेशर लिक्विड सरफेस के ऊपर ज्यादा रहा होगा ना भैया। जिस गैस का मोल फ्रैक्शन तुमको लिक्विड के अंदर ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब वही गैस ज्यादा डिसॉल्व हुई है। अब वही गैस ज्यादा डिसॉल्व हुई है, इसका मतलब उसी गैस का पार्शियल प्रेशर लिक्विड सरफेस के ऊपर ज्यादा रहा होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वेशन समझ रहे हो भैया? बोलिए। अरे सीधा सा कहानी है, इसी को पलट के लिख दिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। भैया लिक्विड में जिस गैस का मोल फ्रैक्शन आपको ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब लिक्विड में वो गैस ज्यादा घुली है, और जो गैस ज्यादा घुली है इसका मतलब लिक्विड सरफेस के ऊपर उसी गैस का पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा हुआ होगा ना, तभी तो वो गैस ज्यादा घुली है। बेटा किसी भी लिक्विड में जो गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब उसी गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। गैस का मोल फ्रैक्शन यानी गैस, भाई गैस का मोल फ्रैक्शन कब ज्यादा होगा? जब गैस के मोल ज्यादा होंगे। तो अगर किसी पर्टिकुलर गैस के मोल तुमको ज्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब उस गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब उस गैस के मोल ज्यादा है। तो जो गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब वो गैस ज्यादा घुली है, और जो गैस ज्यादा घुली है इसका मतलब उसी गैस का पार्शियल प्रेशर ऊपर ज्यादा रहा होगा, तभी वो गैस ज्यादा घुली है। और इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? आया समझ में मेरे भाई? बाकी लोग को समझा कि नहीं? फिर से एक बार बोल रहा हूं बेटा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसका मतलब जिस गैस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर ज्यादा है, इसका मतलब उसी गैस का लिक्विड सरफेस के ऊपर पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहा होगा मालिक। तभी तो भाई क्या है, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर लिक्विड सरफेस के ऊपर ज्यादा होगा, वही गैस तो पानी में ज्यादा घुलेगी। तो भैया अगर मोल फ्रैक्शन किसी गैस का ज्यादा है लिक्विड के अंदर, इसका मतलब उस गैस का मोल ज्यादा है। गैस का मोल ज्यादा है, इसका मतलब गैस ज्यादा घुली है, और जो गैस ज्यादा घुली है उसी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, और जिस गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है इसका मतलब उसी गैस का पार्शियल प्रेशर लिक्विड सरफेस के ऊपर ज्यादा रहा होगा। दबा के उसने प्रेशर लगाया और घुल गई।
और क्या बोलूं यार, तू टेम्परेचर के पीछे क्यों पड़े हो यार जगदीश भाई। टेम्परेचर हाई, अभी मैं टेम्परेचर पे आ रहा हूँ मालिक, केएच वेच पे आ रहा हूँ। तुम लोग यार या तो हम ही को रिवीजन दे दो तुम लोग, मैं जितनी बात बता रहा हूँ पहले उसको सुना करो। जब टॉपिक खत्म हो जाए तब आपके डाउट आने चाहिए। जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक आप डाउट मत लो। अभी मैंने टॉपिक खत्म नहीं किया, मैं एक चीज पूरा पढ़ा नहीं पाता, आप लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन डालने लगते हो। एक चीज तुमको समझ में नहीं आ रही जो समझाना चाह रहा हूं, पहले साइंटिस्ट बन रहे हो तुम लोग। जो बता रहा हूं ढंग से सुनो पहले, जब टॉपिक खत्म कर दूंगा फिर बताना अभी भी तुम्हारा डाउट रह गया क्या। पहले टॉपिक निपटाने दो मुझे। अभी मैं इसी पे टेम्परेचर का भी इफेक्ट दिखाऊंगा यार। अभी रुक तो जाओ, या फिर तुम ही बता दो मुझे क्या पढ़ाना है फिर। समझ ही नहीं आता, इतने डाउट्स आ जाते हैं आपके ना कि टॉपिक अभी पूरा हुआ नहीं। अभी हेनरीज लॉ में ऐसे तो नहीं बोला खत्म हो गया हेनरीज लॉ। जब मैं बोल दूं खत्म हो गया उसके बाद बोलना तुम्हारा डाउट अभी भी रह गया कि नहीं। मुझे पढ़ाने तो बेटा, 3 बार से तुम यही चीज टाइप कर चुके हो। टेम्परेचर हाई होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, प्रेशर लो। ये क्या हमको पता, रट रट गए हो तुम हेनरीज लॉ को। चलो पहले पढ़ो उसके बाद बात करना। जितना पढ़ा रहा हूं पहले बताओ उतना समझा कि नहीं। अभी बहुत कुछ बातें बाकी हैं। अरे यार सब लोग बोलो यार, ये समझ में आया कि नहीं। गधे हो तुम लोग एक नंबर के। ठीक है, तुम्हारा लोग का बस चले, तुम लोग मुझे ही पढ़ा दो। चलो तो ये बात समझ में आई। अच्छा एक बात समझो, अब अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा ना, तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा जिसे बोलूंगा मैं के एच, और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसी को बोलते हैं हेनरीज इक्वेशन, इसी को बोलते हैं हेनरी। और यही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल तुम्हारा यही से होगा। पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड। के एच क्या है भाई, इतना बड़ा काम किए हैं तो अपना नाम देंगे हेनरीज कांस्टेंट। इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, सॉल्वेंट पे। हर सॉल्वेंट का अपना केएच होता है। टेम्परेचर को चेंज करने से भी केएच चेंज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करने से केएच चेंज हो जाएगा, सॉल्वेंट चेंज करने से केएच चेंज हो जाएगा। तो जो केएच की वैल्यू होती है डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, डिपेंड करती है और सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। हर सॉल्वेंट का अपना अलग केएच होता है, और टेम्परेचर चेंज करने से उसी सॉल्वेंट का केएच भी चेंज हो जाता है। तो केएच इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन गया हेनरीज लॉ का। क्या P इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा के एच की, कि यूनिट क्या होगी बेटा के एच की। एक बात बताओ, अगर मैं बोल दूं भैया मोल फ्रैक्शन याद करो, मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस क्वांटिटी है। मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया। इसका मतलब के एच की वही यूनिट होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी। भाई आप बताओ के एच को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, के एच इक्वल टू क्या, पी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड बराबर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन की यूनिट, मोल फ्रैक्शन तो यूनिटलेस है, इसका मतलब के एच की वही यूनिट होगी जो प्रेशर की होगी। तो यूनिट ऑफ के एच की बात करूं तो सारी प्रेशर वाली यूनिट ही होगी, यानी एटीएम हो सकती है, बार हो सकती है, टॉर हो सकती है, एमएमएचजी हो सकता है, किलो बार हो सकता है, कुछ भी, सारी प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है। अच्छा के एच किन किन बातों पे डिपेंड करता है, के एच डिपेंड्स अपॉन, के एच डिपेंड्स अपॉन 3 बातों पे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, हर सॉल्वेंट का अपना के एच होता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, न्यूमेरिकल करते समय के एच की वैल्यू आपको दे दी जाएगी। नेचर ऑफ गैस, हर गैस का अपना के एच होता है, नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, और टेम्परेचर, इन 3 बातों पे के एच डिपेंड करता है। टेम्परेचर को चेंज करने से, गैस को चेंज करने से, सॉल्वेंट को चेंज करने से के एच चेंज हो जाता है। अच्छा अगर मैं आपसे कभी कभी सपोज करो,
आपको एक ग्राफ दे दूं ऐसे, कभी कभी केएच कैलकुलेट करा सकता है आपसे। देखो इधर मैं ले लूं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, और इधर मैं ले लूं आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो साफ साफ दिख रहा है देखो यहाँ पे कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। तो आ गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो अगर इसका मैं स्लोप निकालूं, स्लोप का मतलब tan थीटा, स्लोप का मतलब क्या, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा कैसे निकलेगा, पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इतना तो मैथ आती होगी। और पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या है, ये KH है, इसका मतलब जो स्लोप है वही तो KH है। तो कभी कभी ऐसे लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं ग्राफ देके, ठीक है, स्लोप निकाल दो, जो स्लोप आएगा वही KH होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझा, चलिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ में दम नहीं है। आगे देखिए, जैसे अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपसे कराता हूं, देखिए नोट पॉइंट में ध्यान से। मान लो हमने बोला KH फॉर KH ऑफ डिफरेंट गैस, डिफरेंट गैस, यहां भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखो हमने टेम्परेचर को 20 सेट कर दिया, सॉल्वेंट वाटर सेट कर दिया। अब डिफरेंट गैस का KH देखो, इधर मैं KH लिख रहा हूं, इधर गैस लिख रहा हूं, और जो KH लिख रहा हूं ये सब किलो बार में है, किलो बार में है। हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हीलियम का KH दिया 175, इसका दिया 75, इसका दिया 35। आपसे बोल रहा है सॉल्बिलिटी का ऑर्डर बताओ, कौन सी गैस पानी में ज्यादा घुलेगी, सॉल्बिलिटी का ऑर्डर बताओ। आपको तीनों गैस का KH दे दिया गया है, तो बता सकते हो क्या कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी पानी में। सबके KH आपके सामने दिए गए हैं। यस, देखिए बहुत अच्छी बात है, सबसे सॉल्युबल होगा O2। बच्चे जरा क्या गलती कर देते हैं, उनको क्या लगता है जिस गैस का KH ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जिस गैस का KH ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, जबकि आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above the liquid is equal to KH into mole fraction of gas in liquid, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड ही तो सॉल्युबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या, P अपॉन KH कर दूं इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, इसका मतलब, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड ही तो गैस की सॉल्युबिलिटी कहलाती है, गैस की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। इसका मतलब अगर KH की वैल्यू ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड कम होगा, और गैस इन लिक्विड में अगर गैस का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो देखो यहाँ KH सबसे ज्यादा है, अगर KH ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन जो गैस का लिक्विड में कम होगा, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी O2, उससे कम सॉल्युबल होगा हाइड्रोजन, और सबसे कम सॉल्युबल होगा हीलियम। ये आ गया आपका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। समझ में आया कि नहीं, समझा, ओके, ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब देखो KH टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, मैं वो बताऊं। देखो अभी मैंने क्या बोला था, इन तीनों गैस का KH की वैल्यू 175 हीलियम की कब थी, जब सॉल्वेंट पानी था, टेम्परेचर 20 था। अभी मैं सॉल्वेंट चेंज कर दूं ना, सॉल्वेंट अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे अल्कोहल ले लूं, तो इन्हीं तीनों गैस का KH बदल जाएगा। 20, अगर पानी पानी जब लिया तो 20 पे KH की वैल्यू थी, अगर पानी ही लेके मैं टेम्परेचर 80 ले लूं तो पानी के अंदर ही इन तीनों गैस का KH की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। अब टेम्परेचर पे KH कैसे डिपेंड करता जरा वो देखो। नॉर्मली क्या होता है बेटा, नॉर्मली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो KH की वैल्यू बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा KH की वैल्यू बढ़ती है।
अगर आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो KH की वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर KH बढ़ गया तो अपने को पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो हो गया वो कम, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, KH की वैल्यू बढ़ती है, और जब हम टेम्परेचर घटाते हैं तो KH की वैल्यू घटती है, और KH घटेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर मोल फ्रैक्शन लिक्विड का, गैस का लिक्विड में बढ़ गया, यानी सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर बढ़ गई। ठीक है, और यही रीजन होता है बेटा, आप कभी ध्यान दो कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, KH बढ़ता है, और KH बढ़ने की वजह से गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है, अभी अभी बताया कि P/KH इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अगर KH की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड कम हो जाएगा, गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यही रीजन होता है कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, जो पानी में रहते हैं, वो ठंडे पानी में रहना बहुत पसंद करते हैं। मतलब जो एक्वाटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक्वाटिक वाई एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। हम तो कोल्ड वाटर में नहीं रहना पसंद करते, हम तो नहाना ही नहीं पसंद करते। ठीक है, ठंडे पानी की बात तो दूर जाने तो एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं कोल्ड वाटर में रहना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि बेटा एक्वाटिक एनिमल को जिंदा रहने के लिए डिसॉल्व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन जितना ज्यादा पानी में डिसॉल्व होगी, वो उतना अपने जीवन को आरामदायक बनाएंगे और आराम से अपना जीवन यापन पानी के अंदर करेंगे। तो अगर पानी का टेम्परेचर मैं बढ़ा दूंगा तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम हो जाएगी। जब पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस ही कम रहेगी तो एक्वाटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम मिलेगी, इसीलिए वो फिर कंफर्टेबल फील नहीं करते। इसलिए एक्वाटिक एनिमल कोल्ड कंडीशन में कंफर्टेबल फील करते हैं, कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि अगर वाटर कोल्ड होगा इसका मतलब टेम्परेचर कम है, तो KH भी कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी लिक्विड में, तो सारे एक्वाटिक एनिमल को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी। समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए आइए, अब आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। कहां कहां हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है वो दिखा देता हूं आपको। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, देखो पहला एप्लीकेशन है इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जितने भी थम्स अप, पेप्सी, कोक वगैरह आप लोग पीते हो ना, वहां पे भी आपको पता है थम्स अप, पेप्सी, कोक में CO2 गैस को आपके थम्स अप, पेप्सी, कोक में हाई प्रेशर पे भरा जाता है, CO2 गैस को। ठीक है, बहुत हाई प्रेशर पे भरा जाता है। इसलिए जैसे ही आप ढक्कन ओपन करते हो तो CO2 की वेफर्स बाहर आने लगते हैं बेटा, एफरवेसेंस बाहर आने लगते हैं, झाग बाहर आने लगती है CO2 की। तो होता क्या, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो जितने भी थम्स अप, पेप्सी, कोक हैं, उसमें CO2 को हाई प्रेशर पे डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, आप खुद जरा समझो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जब आप मान लो एक कोल्ड ड्रिंक लेके आते हो, हाँ, कोल्ड ड्रिंक में CO2 घुली होती है, तो कोल्ड ड्रिंक को अगर आप फ्रिज में रख दो तो काफी ठंडी हो जाएगी। जब तुम ठंडी कोल्ड ड्रिंक को खोलोगे ना, तुमको CO2 की इफरवेसेंस कम मिलेगी। क्यों? कि अगर कोल्ड ड्रिंक ठंडी है तो टेम्परेचर कोल्ड ड्रिंक का क्या है, कम है। टेम्परेचर कम होगा तो KH की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कोल्ड ड्रिंक के अंदर ज्यादा होगी, और CO2 ज्यादा सॉल्युबल होगा तो इसलिए कम CO2 का इफरवेसेंस बाहर आएगा। लेकिन उसी कोल्ड ड्रिंक को तुम 4-6 घंटे के लिए कमरे पे रख दो, फ्रिज से निकाल के बाहर रख दो, ठीक है, तो क्या होगा, बाहर रखने से कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे KH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे CO2 की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए जैसे ढक्कन खोलोगे बहुत सारी CO2 बाहर निकलती दिखाई देगी। ठंडे बॉटल को खोलने पर उतनी CO2 आपको नहीं निकलती दिखाई देगी, क्योंकि कोल्ड कंडीशन में CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन हॉट कोल्ड ड्रिंक खोलोगे तो वहां पे आपको CO2 ज्यादा निकलती दिखाई देगी। समझ में आया?
बोलिए। चलिए आइए, अगला एप्लीकेशन, पहला तो हो गया कार्बोनेट ड्रिंक्स, दूसरा है आपका एनॉक्सिया कंडीशन। एनॉक्सिया कंडीशन बेटा, जो लोग पहाड़ वगैरह पे रहते हैं ना, उनमें क्या होता है, एक मेंटल, आपको अगर बोलूं तो मेंटल कंफ्यूजन स्टेट होती है। मेंटल कंफ्यूजन स्टेट, जो पहाड़ों पे रहते थे, तुम्हारे कंपैरिजन में तुम लोग यहाँ रहते हो, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं ना, बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, उन उनमें एक मेंटल कंफ्यूजन स्टेट डेवलप हो जाती है, जिसको एनॉक्सिया बोलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पहाड़ों पे जो रहते हो पागल होते हैं। मेंटल कंफ्यूजन स्टेट यानी उनका जो निर्णय लेने की, जो मैं बोलता हूँ कोई भी डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है ना, वो आपसे कम होगी। आप फटाक से डिसीजन ले लोगे, आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा, उनका दिमाग उतना प्रॉपर काम नहीं कर पाता। रीजन क्या होता है जरा समझो, एनॉक्सिया कंडीशन क्या होती है। 2 मिनट बेटा होल्ड करना। हाँ देखो बेटा, क्या होता है, यहाँ समझो कि मान लो तुम यहाँ रहते हो और एक बंदा पहाड़ पे रह रहा है। बहुत ध्यान समझो, मेरी बात समझो, बहुत प्यार समझना, ठीक है। तुम यहाँ रहते हो, ये तुम हो, इतने खूबसूरत तुम ही हो सकते हो, और एक बंदा यहाँ पहाड़ पे रह रहा है, देखो ये। तो मान लो ये एटमॉस्फियर है, तो तुम तो ग्राउंड लेवल पे रह रहे हो, तुम्हारे ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यानी तुम्हारे ऊपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है एटमॉस्फियर का। ठीक है, तो अगर ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा, तो जो भी तुम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, जो भी तुम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हो, वो तुम्हारे ब्लड में ज्यादा घुलेगी। जो नाक से तुम ऑक्सीजन अंदर खींच रहे हो, तुम्हारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड में ज्यादा घुलेगी, और अगर ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगी, तो तुम्हारे ब्रेन में भी ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी, तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करेगा। लेकिन जो लोग पहाड़ पे हैं, उनके ऊपर तो केवल इतना ही प्रेशर काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी उनके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो जो भी ऑक्सीजन वो ले रहे हैं, वो उनके ब्लड में कम घुलेगी। और अगर ऑक्सीजन ब्लड में ही कम है, तो ब्रेन तक भी कम पहुंचेगी। जब ब्रेन तक कम पहुंचेगी, तो उसी को एक मेंटल कंफ्यूजन स्टेट बोलते हैं, जिसको एनॉक्सिया बोलते हैं। समझ में आया? समझा? ओके, ये भी हेनरीज का एप्लीकेशन है। चलो, अगला एप्लीकेशन क्या है हेनरीज का? अगला एप्लीकेशन आपका है एनॉक्सिया कंडीशन। ठीक है, हाँ इसीलिए बाबा लोग पहाड़ों पे रहते हैं। चलो समझो, अगला आपका है स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं बेटा। स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइविंग आप कभी करोगे तो ये चीज फील करोगे। सपोज करो, मान लो बेटा ये सी है, यहाँ ये समुद्र है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये समुद्र है, सी है ये है। अब स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, मान लो पहले तुम सरफेस वाटर पे, मान लो तुम फ्लोट कर रहे हो, ठीक है, सरफेस वाटर पे तुम स्विमिंग कर रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर मान लो क्या कहते हैं, इतना एटमॉस्फेयर,
इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अचानक स्विमिंग करते करते तुम जाके बॉटम में स्विमिंग करने लगे, बॉटम में स्विमिंग करने जाने लगे, तुम्हारे ऊपर प्रेशर अचानक से बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ेगा तो जो भी गैस तुम इनहेल कर रहे हो वो तुम्हारे ब्लड में ज्यादा घुलेगी, ज्यादा घुलेगी। और अचानक से जब तुम ऊपर आओगे तो जो भी तुम्हारे ऊपर अचानक से प्रेशर कम हो गया, जैसे ही तुम ऊपर आए तो जो भी ब्लड तुम्हारे, जो भी गैस तुम्हारे ब्लड में घुली है वो ब्लड से निकलना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और ब्लड के अंदर एयर बबल बन जाते हैं। और एयर बबल बनने की वजह से आपको एक खतरनाक पेन होता है जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं बैंड्स का फॉर्मेशन होना, बैंड बन गया, और कभी कभी तो डेथ तक हो जाती है इसमें, ठीक है। तो इसको यहां पे भी हेनरीज का एप्लीकेशन है। समझ में आया? समझा क्या बेटा? बहुत दर्दनाक एप्लीकेशन है। नहीं बेटा सुन ना, जब तू सरफेस पे फ्लोट कर रहे हो ना, जब तू देख बेटा, जब तू सरफेस पे फ्लोट कर रहा है तो मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है यहां तक, लेकिन फ्लोट करते करते जब तुम नीचे चले जाओगे तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ गया ना, प्रेशर बढ़ गया तो जो भी गैस तुम इनहेल कर रहे हो तुम्हारे ब्लड में ज्यादा घुलेगी। अब ब्लड बहुत घुल गई है, तुम अचानक से फिर ऊपर आ गए, ऊपर आते फिर से प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो ब्लड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो जो गैस तुम्हारे ब्लड में घुली है वो ब्लड से निकलना स्टार्ट होगी, और अगर ब्लड से गैस बाहर निकलेगी ब्लड के अंदर एयर बबल बन जाएगा, और उस एयर बबल कारण तुमको खतरनाक पेन महसूस होगा जिसको बेंड्स बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया इनके एप्लीकेशन हेनरीज के। अब लास्ट पॉइंट आता है कंडीशंस फॉर हेनरीज लॉ। कंडीशंस फॉर हेनरीज लॉ, क्या बेस्ट कंडीशन होती है ये भी पूछा जाता है। कंडीशन कुछ पूछा है क्या आपने? मैं तो उसको बता दूंगा। कंडीशन फॉर हेनरीज लॉ, ठीक है, क्या बेस्ट कंडीशन होती है? प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। सेकेंड, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर should not be very low, and gas should not be react with liquid, जो गैस तुम घोल रहे हो ना should not react with liquid, उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। ये तीन कंडीशन याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछते हैं कि विच इज द कंडीशन फॉर हेनरीज लॉ। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, और गैस को लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये इनकी कंडीशन है बेस्ट वर्क जब करता है हेनरीज लॉ। समझ में आया? बोले समझा? यस। तो इस तरह से बेटा ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये डन। अब आप इसके क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट वीक से शायद हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे तो आपको डाउट का भी टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। और हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब इसके आप क्वेश्चन लगाइए, नोट्स में भेज चुका हूं, नोट्स पढ़ते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।